रेडियो किसान वाणी से मैं विभा शर्मा। आज हम बात करेंगे भूखंड अधिकारी एसडीएम साहब गजेंद्र सिंह जी से, जिसमें हम महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानेंगे इनसे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है और मैं उपखंड अधिकारी कोटा के पद पर कार्यरत हूँ। सर, महिलाओं की जो भूमिका है वो बढ़ चढ़ कर हमारे देश में होनी चाहिए। उसी का ही एक भाग है कि महिलाओं को भी भूमि का अधिकार मिलना चाहिए। उसमें हमारे कुछ सवाल हैं कि जैसे भूमि में जैविक भूमि, सिंचित भूमि और कई ऐसी भूमि भी है जहाँ पे कोई मतलब कोई कृषि नहीं होती या वो अनुपयोगी है, चारागाह, बंजर भूमि, ऐसी कई भूमि हैं। तो उनमें महिलाओं को हम किस तरह से अधिकार दे सकते हैं जिससे कि वो सशक्त बने? देखिए, दो चीज़ें हैं। कृषि भूमि का आवंटन राज्य सरकार के नियमों के तहत प्राथमिकता के आधार पर होता है। उसका क्रम बना हुआ है और उस क्रमानुसार भूमि के आवंटन में नियमों की पूर्ण पालना की जाती है, जिसमें एक निश्चित प्रतिशत महिलाओं का होता है, जो महिलाओं कृषकों को भी आवंटन किया जाता है। जहाँ तक भूमि की विभिन्न किस्मों का संबंध है, भूमि का जो कृषि भूमि के लिए आवंटन होता है वो विशिष्ट भूमियाँ होती हैं। किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित भूमि को कृषि के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता। अब आवंटन की एक निश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन करते हुए महिलाओं को उनके हिस्से के अनुसार पूर्णतया भूमि का आवंटन भी किया जाता है। और मुझे बहुत कहते हुए हर्ष है कि महिलाएं सक्रिय भी हैं, कृषि कर रही हैं, कृषि में की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। इवन अभी जो ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट आया, उसमें हमारे यहाँ पे कई सारी कोटा ज़िले में ड्रोन दीदी काम कर रही हैं। वो न केवल खुद उससे सक्षम बनी हैं बल्कि अन्य लोगों को रोज़गार भी दे रही हैं। भूमि आवंटन की जो प्रक्रिया होती है उनमें महिलाओं के लिए किन किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, ताकि कम्युनिटी में अगर इस तरह का सूचना हम प्रसार करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी? देखिए, भूमि आवंटन जो होता है वो राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के बने हुए हैं, उनके तहत होता है। उसके लिए सबसे पहले पटवारी उस जगह आवंटन योग्य भूमि की लिस्टिंग करता है और उस लिस्टिंग को एसडीओ एक नोटिस के रूप में जारी करता है। तो वो और आवंटन जो होता है वो ग्राम पंचायत के अनुसार होता है। अब जिस जगह आवंटन किया जाना है उस जगह उस व्यक्ति को केवल उस जगह का निवासी होना चाहिए। तो एक दस्तावेज ये चाहिए होता है कि वो वहाँ का निवासी है। वो उसका राशन कार्ड भी सफिशिएंट है, वोटर आईडी कार्ड भी सफिशिएंट है, वो आधार कार्ड भी सफिशिएंट है। उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि साहब ये दस्तावेज जरूरी है, नहीं है। इसके अलावा कि उसके पास पूर्व में कितनी भूमि है, तो उसके लिए वो अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकता है, पर इसकी जांच पटवारी से ली जाती है। तो बेसिकली केवल उसको उस जगह भूमि आवंटन के लिए अपनी उस जगह की पहचान सुनिश्चित करनी होती है। इसके अलावा कृषि भूमि आवंटन के लिए अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। एसडीएम साहब ने ये बहुत अच्छी जानकारी दी है कि कृषि भूमि आवंटन के लिए पटवारी, तहसीलदार, जो राजस्व विभाग है उसमें जो उनके आवश्यक दस्तावेज हैं वो पूरे होने चाहिए और बहुत आसान तरीके से उस चीज़ को आवंटन किया जा सकता है सरकार के द्वारा। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जितनी भी इस तरह की भूमि होती है, जो चारागाह भूमि होती है, उसमें अतिक्रमण हो जाता है और अगर वो भूमि नाम भी हो जाती है तो म्यूटेशन कैसे खुलाया जाता, मतलब उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको अगर आप संक्षिप्त में बताना चाहें। देखिए, मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ आपको। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, जो कि काश्तकारी से संबंधित सारी चीज़ों का वेद है, गीता है, उसमें एक धारा 16 है। उस धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणियाँ मेंशन है कि उस श्रेणी की भूमि का किसी भी परिस्थिति में किसी भी कार्य के लिए आवंटन नहीं किया जा सकता। उसमें चारागाह भी है, चारागाह है, तालाब है, नदी नाला है, नदी के पेटे की भूमियाँ हैं, जल भराव की भूमियाँ हैं, कब्रिस्तान शमशान की भूमियाँ हैं। ये वो भूमियाँ हैं जिनका कृषि कार्य के लिए आवंटन किया ही नहीं जा सकता, ये प्रतिबंधित हैं। अगर गलती से पूर्व में कभी किसी ने कर भी दिया है तो सरकार ने बार बार ये आदेश दिए हैं कि ऐसी भूमियों को रेफरेंस दायर करके उनको पुनः सिवाय चेक करवाया जाए, उन्हें पुनः चारागाह करवाया जाए। अब देखिए, इसमें सेकंड चीज़ है कि जो कृषि भूमि आपको आवंटित होती है वो उसी में से होती है जो कृषि भूमि के लिए आवंटन योग्य है, जिसका
चिन्हीकरण एसडीओ पटवारी के माध्यम से पंचायतवार करवाता है। तो किसी भी व्यक्ति को गलत भूमि का आवंटन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसका चिन्हीकरण राजस्व विभाग अपनी सक्षम एजेंसी से करवाता है। तो आपको तो जब आवंटन के लिए जब सूचना निकलती है तो देखिए, सूचना का एक बिल्कुल प्रारूप निर्धारित है कि जब कभी भूमि का आवंटन किया जाना होगा तो उस खसरा नंबर सहित उसकी लिस्ट ग्राम पंचायत और ग्राम के दृश्य कई सारे स्थानों पर एसडीएम चस्पा करवाएगा, चिपकाएगा। तो जब कभी आवंटन होता है तो उस पूरी लिस्ट को गांव में चिपकाया जाता है। और उस चूंकि गांव का सरपंच जो होता है उस कमेटी का मेंबर है। जो कमेटी होती है 7 सदस्यीय कमेटी है। इसमें उस एरिया के ऑनरेबल एमएलए होते हैं, वहाँ की पंचायत समिति के ऑनरेबल प्रधान होते हैं, उस जगह के ऑनरेबल सरपंच होते हैं। इसके अलावा एसडीओ है, तहसीलदार है, बीडीओ है, एक पंचायत समिति का एससी एसटी का मेंबर होता है और एक मेंबर राज्य सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होता है। तो इस कमेटी में ये जो 3 जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक महोदय, माननीय प्रधान साहब और सरपंच साहब, इन 3 में से एक की उपस्थिति जरूरी है आवंटन के समय। तो ये जो प्रक्रिया ये पूर्ण पारदर्शी है। आपके समस्त जनप्रतिनिधियों को उसकी सूचना दी जाती है। वो इस कमेटी के मेंबर हैं, वो उस कमेटी की मीटिंग के समय उपस्थित होते हैं और कोरम इन 7 में से 3 का ही कोरम है। अब देखिए 3 का कोरम है, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ बैठ जाएं और आवंटन कर दें, लेकिन नहीं, नियमों में प्रोविजन किया हुआ है कि जो 3 जनप्रतिनिधि हैं, ऑनरेबल एमएलए साहब, प्रधान साहब और सरपंच साहब, उनमें से एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी, तभी इस कमेटी की बैठक आयोजित की जा सकती है। तो न केवल 7 दिन पहले सारी सूचना ग्रामवासियों को उपलब्ध कराई जाती है, बल्कि आवंटन उसी ग्राम पंचायत पर बैठकर किया जाता है। और आवंटन के बाद इसमें एक और बाइंडिंग फैक्ट है, वो ये है कि आवंटन की प्रक्रिया ये नहीं है कि आप कागज लाकर ऑफिस में बैठ के निपटा लो। आपको आवंटन की जो प्रोसीडिंग है वो उसी ग्राम पंचायत पर पूरी करनी होती है। तो आप लिखेंगे आपने क्या किया है, वहीं सरपंच साहब के जनप्रतिनिधियों के साइन कराएंगे और वहाँ गाँव वालों को बता के आएंगे कि साहब इस आदमी को यह आवंटन हुआ। तो मेरे ख्याल से इतनी पारदर्शी प्रक्रिया और इतना क्लियर कट हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस किया हुआ है कि हर आदमी को नियम संगत तरीके से आवंटन हो सके। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि किसी भी भूमि को जब आवंटित किया जाता है तो उसको ग्रास रूट पे, यानी कि जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ से उसकी शुरुआत होती है, फिर जो सरकारी महकमा है वहाँ से वो निकलते हुए फिर उसकी क्लियरेंस मिलती है। इस तरह से भूमि का आवंटन किया जाता है। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा है कि ये जो भूमि है, ये भूमि के भी कई प्रकार हैं, जिसमें जैसे सिंचित, असिंचित, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय इसमें यह है कि सिंचित असिंचित का तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं वो सिंचित एरिया है, और जहाँ पर फसल केवल बरसात के भरोसे होती है वो असिंचित है। आज की तारीख में राज्य सरकार, केंद्र सरकार के प्रयासों से सिंचाई की सुविधाएं बहुत बड़े लेवल पे विकसित हुई हैं। तो सिंचित एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत कम एरिया है जहां पे आज की तारीख में केवल बरसात के भरोसे कृषि का कार्य होता है। लेकिन अभी भी कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे मेरे ही उपखंड में मंडाना का एरिया है, वहाँ अब सरकार ने चंबल से पानी ले जाके कृषि करने का इस साल डीपीआर बन रही है और काम हो रहा है कि वहाँ भी पानी पहुँचेगा। नीचे कनवास से पानी को लाने की कोशिश हो रही है, तो पहुँचाने का प्रयास बड़े लेवल पर हो रहा है। पर अभी भी कुछ एरिया में केवल और केवल बरसात के आधार पर जो कृषि होती है वो असिंचित है, और जहाँ पे सिंचाई का अन्य कोई भी साधन उपलब्ध है वो सिंचित कृषि है। तो ये थे हमारे साथ एसडीएम साहब गजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। साथियों, आशा करते हैं कि आपको सिंचित असिंचित चारागाह इतनी अच्छी जानकारी कि किस तरह से जो महिलाओं को भूमि अधिकार मिलने चाहिए, उसमें जो ग्रामीण भूमि है जो कि हम चारागाह के लिए और तालाब के लिए, नदी के लिए और भी खेल कूद मैदान के लिए छोड़ते हैं, उसके अलावा ऐसी कई भूमि है जिनको महिलाओं को नामांतरण किया जा सकता है, म्यूटेशन खुलाया जा सकता है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू सर। अपना थोड़ा छोटा सा परिचय दें। मैं अनुराग शर्मा, नायब तहसीलदार, वर्तमान में पदस्थापन उपखंड अधिकारी कार्यालय कोटा में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गांव में जो भूमि पर अतिक्रमण होता है उसमें आपकी क्या राय है? एक्चुअल में अतिक्रमण एक नासूर है हमारे विकास के लिए। अतिक्रमण, अधिकतम अतिक्रमण जो बड़े लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनके द्वारा किए जाते हैं, और अतिक्रमण हमारे लिए एक जो
विकास का काम जहाँ होना चाहिए, जिन भूमियों पे विकास का काम होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, वो नहीं हो पाता है, वो रुक जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें ज़मीन देनी है, तो अगर वहाँ अतिक्रमण है, हम ज़मीन नहीं दे पाएंगे तो रोज़गार भी बाधित होगा, रोज़गार भी नहीं दे पाएंगे हम, तो बिल्कुल काम रुकेगा वहाँ का और विकास तो पीछे जाएगा ही जाएगा। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि अतिक्रमण हमारे विकास के लिए बहुत बड़ा बाधक है, एक नासूर है। क्योंकि आपका फील्ड ऐसा है, आपका मैक्सिमम टाइम फील्ड में रहता है, तो आपने कभी कृषि भूमि आवंटन में ऐसी कोई समस्या कभी आती हो? क्योंकि अतिक्रमण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने बोला कि भाई जब भी कोई हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए कोई लैंड अलॉट होती है तो उसको खाली करा के पोजीशन देना, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसी तरह से जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम जब उस चीज़ से छुड़ाते हैं, उसको क्लियरेंस लेते हैं, तो उस समस्या को आप कैसे देखते हैं? क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं? एक्चुअल में जो अतिक्रमणकारी मैक्सिमम लोग काफ़ी पावरफुल होते हैं और वो लोग इसको हटाने के चक्कर में न्यायालय से वो लोग मैक्सिमम टाइम स्टे ले आते हैं, तो वही विकास बाधित हो गया। स्टे लाते हैं, हम लोग रुक जाते हैं, हम उसको छुड़ा नहीं पाते हैं। आवंटन जो है, आवंटन, आप एग्रीकल्चर आवंटन की बात कर रही हैं या औद्योगिक आवंटन की बात कर रही हैं? नहीं, मैं कृषि भूमि के आवंटन की। योग्य भूमि के आवंटन में जो प्रोसेस है वो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि प्रतिवर्ष पटवारी जो भी कृषि योग्य भूमियां हैं उन्हें उनकी एक सूची बना के एसडीएम साहब को देते हैं। उन सूची का प्रकाशन एसडीएम साहब करते हैं और सरकार द्वारा दी गई डेट पे अपने पंचायत क्षेत्र में जाके उन भूमियों का आवंटन किया जाता है। सिंपल सी प्रक्रिया है और उसमें 5 लोग, एक कमेटी होती है 5 लोगों की, उपखंड अधिकारी जी महोदय उसमें अध्यक्ष होते हैं, तहसीलदार वहाँ के जो हैं वो विधायक महोदय और एक सरपंच साहब, ये मिला के वहाँ पे कमेटी के सदस्य होते हैं। 5 में से कोई भी 3 उपस्थित होते हैं, आवंटन हो जाता है। सर, आपने आवंटन प्रक्रिया बताई, क्योंकि आवंटन के बाद हम उसको नामांतरण भी कराते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। तो ये जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है, आप इसे खुद स्वयं आसान मानते हैं या एक लंबा प्रोसेस है? इसके बारे में आप बताएं। एक्चुअल में वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा सभी म्यूटेशन प्रोसेस जो नामांतरण की है वो सब ऑनलाइन कर दिए गए हैं और ये बड़ी एक बहुत ईजीएस्ट प्रोसेस इस टाइम चल रहा है। कैसे चल रहा है नामांतरण? नामांतरण क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए, भूमि में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कोई भी चेंजेस हम अगर करेंगे तो वो नामांतरण के द्वारा करेंगे। कोई भी चेंजेस अगर हम करेंगे तो वो नामांतरण के द्वारा करेंगे। अब आप कहते हैं कि नामांतरण इजी है या कठिन? अरे, किसान स्वयं कर सकता है अब तो अपना नामांतरण के लिए आवेदन ऑनलाइन, अपना खाता पे जाए, नामांतरण के लिए आवेदन कर दे। अगर उसको चलाना नहीं आता है, ई मित्र पे जाए, अपना खाता पे जाके ई मित्र वाला ऑनलाइन उसका आवेदन कर देगा और पटवारी को, तहसीलदार जी को 7 दिन में उसको रिजल्ट देना ही है। तो इसलिए वर्तमान में तो मैं सोचता हूँ नामांतरण को काफ़ी आसान कर दिया गया है। आज हमारे साथ थे अनुराग शर्मा जी, नायब तहसीलदार, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। आशा करते हैं कम्युनिटी रेडियो में सुनने वाले श्रोताओं को हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।